हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में नौका विहार कविता को पढ़ेंगे, जिसे सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है, तो आज इसी के अर्थ को जानेंगे। बच्चों, अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जब वीडियो बने आपके लिए तो आप तक वो फ़ौरन पहुंच जाए। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं, और व्याख्या को पढ़ने से पहले हम इसके काव्य सौंदर्य को अगर देखें तो भाषा इसमें खड़ी बोली है, शैली इसमें मुक्तक शैली है, और गुण इसमें प्रसाद गुण का इस्तेमाल किया गया है। रस इसमें शांत रस है। और अगर अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें मानवीकरण अलंकार है। जिस नौका विहार कविता में उन्होंने गंगा को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया है, तो यहाँ पर एक मानवीकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हम इसके अर्थ को पढ़ते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। अब यहाँ पर कवि ने चांदनी रात में नौका विहार का चित्रण किया है। कहते इस समय वातावरण कैसा है? चांदनी रात में शांत वातावरण है। स्निग्ध माने तरल, शांत तरल वातावरण चारों ओर फैला हुआ है। ज्योत्सना माने चांदनी, और सुंदर उज्ज्वल माने आभा वाली प्रकाशित जो चांदनी, सफेद चांदनी की चादर चारों ओर प्रकृति पर फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल। नीरव मने निशब्द शांत, अनंत मने आकाश, जो आकाश है। अपलक मने बिना पलक झपकाए, मने एकटक आकाश, एकटक शांत धरती की ओर देख रहा है, और धरती पर भी चारों ओर शांत वातावरण बना हुआ है। ये रात्रि का समय है और चांदनी रात का समय है। अगले पंक्तियों में कहते हैं, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। अब यहाँ कवि ने क्योंकि गर्मी के कारण जो गंगा की धारा है वो पतली हो गई है, तो पतली गंगा की धारा को कवि ने एक युवती के रूप में, उसको मनुष्य के रूप में चित्रण किया है। तो क्या कहते हैं? सैकत सैया, सैकत माने बालू, बालू की सैया पर दुग्ध धवल माने दूध जैसी सफेद, तनवंगी गंगा माने दुबली पतली गंगा, ग्रीष्म विरल जो गर्मी के कारण पतली हो गई है, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। वो उस बालू की सैया पर मानो दूध जैसी सफेद जो गंगा की धारा है, वो दुबली पतली गंगा रूपी युवती, श्रांत माने थकी हुई, क्लांत माने दुख से भरी हुई, माने गर्मी से बेहाल, और निश्चल वो लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, ससिमुख से दीपित मृदु करतल। अब कहते कि वो जो निर्मल गंगा है वो तपस्वी बालिका के समान दिखाई देती है, जो शशिमुख से, जो चंद्रमा की परछाई पानी पर पड़ रही है, मानो वो उस गंगा रूपी स्त्री का मुख है। तो चंद्रमा रूपी मुख को मृदु करतल माने अपने कोमल हथेलियों पर रखे हुए वो लेटे हैं। चंद्रमा रूपी मुख को अपनी हथेलियों के नीचे रखे वो लेटी हुई है। लहरे उर पर कोमल कुंतल, कुंतल माने होता है बाल। गंगा की जो नदी की जो लहरें हैं, मानो वो लहरें ना होकर उस गंगा रूपी स्त्री के कोमल बाल हैं। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, गोरे अंगों पर सिहर सिहर। आगे उन्होंने कहा, आगे देखिए यहाँ पे कवि अगली पंक्तियों में कह रहे हैं कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। जो गंगा रूपी स्त्री का गोरा गोरा सुंदर सा अंग है, लहराता तार, ऊपर तारों भरा आकाश है जिसकी परछाई पानी में पड़ रहा है। तो कवि यहाँ कल्पना करता है कि मानो गंगा रूपी स्त्री ने तारों जड़े सुंदर साड़ी को पहन रखा है, चंचल अंचल सा नीलांबर। वो जो नीला आकाश है जो तारों से जड़ा हुआ है, मानो गंगा रूपी स्त्री ने तारों जड़ी नीली साड़ी को का आंचल पहन रखा है, ओढ़ रखा है, और जो पानी की लहरों के साथ बीच बीच में हिल जाता है, उसका आंचल हिलता हुआ प्रतीत होता है।
साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। अब देखिए साड़ी जब पहनी जाती है तो उसमें सलवटें होती हैं, तो यहाँ पर कवि ने सलवटों के लिए क्या कल्पना की है कि शशि की रेशमी, शशि माने चंद्रमा की जो आभा है, जो चंद्रमा की जो प्रकाश है उसकी प्रकाश से भरकर जो नदी की वर्तुल गोल और मृदुल कोमल जो छोटी छोटी लहरें हैं वो मानो उस गंगा रूपी युवती की पहनी हुई साड़ी की सलवटें हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कवि ने गंगा की जो धारा है उसको एक युवती के रूप में चित्रित कर दिया है। अब हम लोग अगली पंक्तियों को देखेंगे। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, चांदनी रात का प्रथम प्रहर। चांदनी रात है, चारों ओर चांदनी बिखरी हुई है, पहला पहर है। हम चले नाव लेकर सत्वर, हम अपनी नाव लेकर तेजी से गंगा की ओर नौका विहार करने के लिए चल पड़े। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता माने बालू, बालू की मुस्कुराती हुई सीपी पर, बालू पर सीपियाँ पड़ी होती हैं, तो कभी कहता बालू पे जो पड़ी हुई सीपियाँ हैं मानो वो मुस्कुराती हुई सीपी हैं और उसमें मोती की ज्योत्सना रही विचर। और जो चांदनी रात है, चंद्रमा की जो चांदनी है, जो उजाली रात है, मानो मोती के समान चमक रही है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। अब कभी क्या कहते हैं कि लो जो नावें हैं, नावों के ऊपर पाल, पाल जो चादरें लगी होती हैं, मानो वो पाले सारे नावों में चढ़ा दी गई हैं और लंगर खोल दिया गया है। नाव जिस रस्सी से बंधा होता है उसे लंगर कहते हैं, तो लंगर को भी खोल दिया गया है। अब नाव धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगी है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर। अब यहाँ पर देखिए कवि क्या कहते हैं कि लघु तरणि माने नौकाएं जो हैं, वो सारी नौकाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग निकले हैं नौका विहार करने के लिए, तो सारी नावें खोल दी गई हैं, पाल चढ़ा दिए गए हैं, लंगर खोल दिए गए हैं। तो सारी नाव एक साथ नदी में बहुत ही धीरे धीरे मंद मंद गति से सारी नौकाएं नदी के जल में बढ़ रही हैं। तो कवि यहाँ पर कल्पना करता है मानो वो सारी नौका ना होकर वो बहुत ही हंसों के वो बहुत से समूह हों जो धीरे धीरे तिर रही खोल पालों के पर, जो अब पाल अभी बताया था जो चादर लगी है, मानो वो हंसों के पंख हों, वो पालों के पंखों को खोले हुए मानो बहुत से हंसों के जो समूह हैं वो पानी में तैर रहे हैं, ऐसा कवि यहाँ पर कल्पना करता है। आगे की लाइन में देखिए, निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजित पुलिन निर्भर। अब जब नौका नदी के अंदर जाती है, पानी के अंदर जाती है, तो कभी कहता है निश्चल जल, जो जल है अभी हिल डुल नहीं रहा है, तो जो स्थिर जल है मानो वो दर्पण के समान, शीशे के समान दिखाई पड़ता है। पानी आपको पता है दर्पण के समान दिखाई देता है, उसमें सारी प्रतिबिंब बनती ही सभी परछाई बन जाती हैं। तो कहते हैं कि उसके यहाँ पर जो जल है गंगा का वो बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही स्थिर है और दर्पण के समान दिखाई दे रहा है, जिसमें रजत पुलिन निर्भर, रजत माने चांदी। देखिए जो बालू होती है वो चांदी सी चमकती है, तो कहते चांदी के समान जो नदी के दोनों किनारे हैं उसकी परछाई पानी में पड़ रही है, गंगा की नदी के पानी में उसकी परछाई बहुत ही सुंदर लग रही है। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही लहर आती है पानी हिल जाता है, दूसरे ही क्षण वो बहुत ही दोहरे से बहुत ही बड़े दिखाई पड़ने लगते हैं। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन। अब जहाँ पे वो लोग नौका विहार कर रहे थे वहीं पर काला काकर एक स्थान है और वहाँ का राजभवन नदी के किनारे तट पर ही बना है। तो कवि उसको देखकर कहते हैं उसी काला काकर का जो राजभवन है उसकी परछाई पानी पर पड़ती है। तो कवि कल्पना करता है कि काला काकर का जो राजभवन है ऐसा लगता है वो गंगा के जल में निश्चिंत होकर सो रहा है, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और उसकी आंखों में वैभव के ऐश्वर्य के सुंदर स्वप्न सजे हुए हैं। वो जो महल है वो पानी में सोया हुआ सा दिखाई पड़ता है।
अब अगले पद में नौका से उठती जल हिलोर, जैसे ही नौका आगे बढ़ती है पानी में हिलोरें उठने लगती हैं, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, जो आकाश का प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा था, तो नौका के चलने से जैसे ही पानी हिलता है नभ के ओर छोर भी पूरा आकाश भी हिलता हुआ दिखाई देने लगता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, तारक दल माने तारों के समूह, क्योंकि तारों की जो परछाई है वो पानी में पड़ रही है, तो कवि यहाँ पर कल्पना करता है कि मानो तारों के जो समूह हैं वो ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, वो ज्योतित कर माने प्रकाशित करके, नभ माने आकाश के अंतः स्थल को प्रकाशित करके मानो उस पानी के दल में अपने आँखों को फाड़ फाड़ कर कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की पंक्तियों में देखते हैं, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, जिनके लघु दीपों को। अब यहाँ पर कवि ने लघु दीप किसको कहा है? चंचल लघु दीप कहा है तारों को। जैसे वो तारे ना होकर छोटे छोटे लघु दीपक हों, चंचल दीपक हों, जो अंचल की ओट, जिसको लहरों ने अपने आंचल में छुपा लिया है, लहरें उस छोटे छोटे दीपों को अपने आंचल में छिपाए मानो लुका छिपी का खेल खेल रही हैं। तारे कभी दिखाई देते हैं और कभी लहरें आ जाती हैं तो वो छिप जाते हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहले कचों में हो ओझल। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि सामने ही देखो शुक्र तारे की जो छवि है, झिलमिलाती हुई शुक्र तारे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि वो गंगा के जल में परी के समान तैर रहा है। रुपहले कचों में हो ओझल, और थोड़ी ही देर में वो क्या हो जाता है? गंगा के रुपहले, कच्छ माने बालों में, गंगा के लहर रूपी बालों में वो खो जाता है। मैं थोड़ी ही देर, पानी जब शांत होता है तो शुक्र की छवि उसमें दिखाई पड़ने लगती है, झिलमिलाने लगती है, और जब पानी हिलने लगता है, हिलोर आ जाती है, तो वो उसके बालों में, लहर रूपी बालों में मानो वो शुक्र तारा खो जाता है। लहरों के घूंघट में झुक झुक दसवीं का सस निज तिर्यक मुख। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज दशमी का चंद्रमा निकला हुआ है, तो उसको देखकर, क्योंकि पानी में उसकी परछाई पड़ती है और पानी हिलता है तो उसकी परछाई बिगड़ जाती है, तो कवि यहाँ पे कल्पना करता है कि मानो कोई स्त्री हो जिस घूंघट में, जिसने अपने मुख को छुपा लिया हो, और कभी कभी वो घूंघट को उठाकर अपने मुख को दिखा देती है। तो उसी प्रकार से ये जो दसवीं का शशि है, दसवीं का जो चंद्रमा है, वो लहरों के घूंघट में छिपा हुआ है और कभी कभी अपने मुख को तिरछा करके अपने मुख मुद्रा को सबको दिखा देता है, और कभी वो उसी घूंघट में छिप जाता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया। अब अगली पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहते हैं, जब पहुंची चपला बीच धार। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं आगे की पंक्तियों में कि जब पहुंची चपला बीच धार, चपला माने नाव, जब हमारी नाव बीच धारा में पहुंच गई, छिप गया चांदनी का कगार, कगार माने तट, तब जो चांदी के समान जो नदी के दोनों किनारे दिख रहे थे, अब बीच धारा में नाव पहुंचने पर वो दोनों छिप गए, दिखाई देना बंद हो गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अब वो दूर से दिखाई देने वाले जो दोनों तट हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो दोनों बाहें फैलाए हुए हैं, और इस नदी रूपी जो धारा है उसके कोमल शरीर को, पतले और कोमल शरीर को वो अपने आलिंगन में, अपने हाथों में भर लेने के लिए अधीर हो रहे हैं, ऐसा इस समय प्रतीत हो रहा है। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अब क्योंकि बीच धारा में नाव है तो दूर जो पेड़ों की पंक्तियां जो दूर से रात में दिखाई दे रही हैं, वो ऐसे दिखाई देती हैं कि मानो क्षितिज माने बहुत दूर पर, विटप माल पेड़ों के जो पंक्तियां हैं वो ऐसी दिखाई पड़ती हैं। भ्रू रेखा माने भौहें हैं, किसकी भौहें हैं? अपलक नभ नील नयन विशाल, मानो आकाश रूपी नीले विशाल नेत्रों की वो भौहों के समान पेड़ों की पंक्तियां जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं। अब आगे देखिए, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक द्वीप।
आगे एक नदी में द्वीप पड़ जाता है। द्वीप वो होता है जिसमें बीच की धरती सूखी रहती है, पानी उसके ऊपर नहीं जाता। तो एक द्वीप रास्ते में पड़ा। तो कवि कहते हैं कि वो जो द्वीप है वो ऐसा लगता है कि मानो गंगा रूपी स्त्री उसकी माँ हो और उसके हृदय पर वो बच्चे के समान सोया हुआ हो, ऐसा वो द्वीप महसूस होता है, अनुभव होता है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल माने प्रवाह, वो जो नदी की वो जो द्वीप है वो नदी के प्रवाह को भी प्रतीप कर देता है, माने उल्टा कर देता है। नदी की धारा उस द्वीप के ऊपर नहीं जाती है, द्वीप से टकराकर वहीं से वो उल्टा वापस लौट आती है। कौन वह कौन भी है? तभी कवि ने देखा ऊपर कोई पक्षी उड़ रहा है, तो ऊपर देख के कहते हैं ये कौन पक्षी ऊपर उड़ा जा रहा है? क्या विकल कोक? क्या ये चकवा है जो व्याकुल है चकवी से मिलने के लिए? उड़ता हरने को निज विरह शोक, जो अपने विरह के शोक को दूर करने के लिए उड़ा जा रहा है। क्या ये चकवा है? छाया की कोकी को विलोक, अपनी ही छाया अपनी ही परछाई जो पानी में पड़ रही है उसको वो चकवी समझकर क्या अपने विरह को दूर करने के लिए वो उड़ा जा रहा है। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं? पतवार घुमा अब प्रतन उभार। अब बीच धारा में नाव है, पतवार घूम गई है। अब नाव का जो भाव है प्रतन माने हल्का, अब नाव हल्की हो गई है। नौका घूमी विपरीत धार, नौका विपरीत धारा में धारा के विपरीत घूम गई है। डाणों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फे निस्फार, क्योंकि इतनी सारी नावें चल रही हैं तो उन नावों के चलने से पूरे पानी में फेना ही फेना भर गया है, फेन भर गया है, झाग भर गया है। तो कभी यहाँ पे कल्पना करता है कि मानो जो डांड है जिससे पानी चलाया जाता है उससे मानो वो हाथ हैं, करतल है, मानो वो डाणों रूपी जो हथेलियां हैं वो भर भर कर मुक्ताफल माने फेन झाग जो है वो पानी में बिखेर रही हैं। बिखराती जल में तार हार, वो तारों के हार को तोड़कर उनके फूलों को और उसके झाग को जो है मानो अपने हाथों से पानी में बिखरा रही हैं। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। अब कहते हैं कि चंद्रमा की जो किरणें हैं वो उसकी छाया पानी में पतली पतली किरणों की छाया पड़ रही है। तो कभी कल्पना करता है कि वो चांदी की जो छाया है, चांदनी रात की जो छाया है, किरणों के कर की जो छाया, ऐसा लगता है कि छोटे छोटे पतले पतले जो सांप हैं वो पानी में नाच रहे हैं। रेखाओं सी खिंच तरल सरल, और वो जो रश्मियां हैं वो सीधी रेखाओं के समान उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं? लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। कहते हैं कि लहरें, क्योंकि पानी शांत कभी हो जाता है, कभी लहरें चंचल हो जाती हैं, पानी हिलने लगता है। तो कहते हैं लहर मानो लहर कोई लता हो, लहर रूपी लता में सौ सौ शशि, चंद्रमा तो एक है लेकिन पानी के हिलने से एक चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा में, और जो तारे हैं वो सौ सौ तारों, एक एक तारा सौ सौ तारों में दिखाई पड़ता है। फैले फूले जल में फेनिल, मानो लहर रूपी लता में चंद्रमा और जो सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों जो तारे हैं वो फूल के रूप में फैले हुए हैं और फेनिल जल में वो तैर रहे हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी ले ले सहज था। अब सरिता माने नदी का, अब जो नाव है वो नदी के किनारे, तट के किनारे आने लगी है। तो जल जो है वो उथला हो गया है, कम हो गया है, जल का प्रवाह थोड़ा हो गया है, हल्का हो गया है। अब लोग अपनी लग्गी लगा लगा कर नीचे पानी की थाह ले रहे हैं। हम बढ़े घाट को सहोत्साह, हम उत्साह के साथ, हमारा नौका विहार पूरा हुआ और हम बड़े उत्साह के साथ किनारे की तरफ आने लगे। जो अब आगे की पंक्तियों में देखिए इम्पॉर्टेंट है, ज्यों ज्यों लगती नाव पार। कवि क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नाव नदी के किनारे की तरफ आ रही है, तट के पास आ रही है, उनमें आलोकित शत विचार, हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठ रहे हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। कवि कहता है कि इस जैसे ये नदी की धारा है वैसे ही हमारा जीवन का क्रम है। जैसे नदी की धारा कभी समाप्त नहीं होती है उसी प्रकार जीवन का क्रम भी कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे नदी का संगम होता है वैसे जो मानव जीवन है उसका भी संगम
होता है, शाश्वत है गति। जैसे नदी में गति है, वैसे मानव जीवन धारा में भी गति है, उसका संगम भी शाश्वत है। नदी का भी संगम है तो मनुष्य का भी संगम, मानव जीवन का भी संगम है। शाश्वत नभ का नीला विकास, ये आकाश का जो नीला विकास है, जो नीलापन है, वो शाश्वत है, सत्य है। ऐसे मनुष्य का भी जो जीवन है वो सत्य है। शाश्वत शशि का ये रजत हास, ये जो शशि माने चंद्रमा का जो हास परिहास है वो सत्य है। उसी प्रकार मानव जीवन में भी हास परिहास रहता है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, जैसे नदी की धारा में छोटी छोटी लहरें उठती रहती हैं, वैसे मानव जीवन में, जिंदगी में घटनाओं की तमाम जो चीज़ें उसके जीवन में आती हैं वो अलग अलग छोटी छोटी लहरों के बीच में उसकी ज़िंदगी में भी आती रहती हैं। आगे, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। अब कभी यहाँ पे भगवान से कहते कि हे इस संसार रूपी जीवन को देने वाले, हे ईश्वर, हे कर्णधार, जन्म मरण के उस पार शाश्वत जीवन नौका विहार। जीवन रूपी जो नौका विहार है, जीवन भी एक नौका विहार के समान है, वो शाश्वत है। हम जीवन रूपी नौका विहार इस संसार में करते हैं और एक दिन इस संसार के उस पार चले जाते हैं। जिस प्रकार नौका विहार करके तट पे आते हैं, हम अपने मंजिल को चले जाते हैं। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, नौका विहार के बाद कभी कहते मैं अपने अस्तित्व के ज्ञान को भी भूल गया हूँ। जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, आज नौका विहार से मुझे जीवन का शाश्वत प्रमाण मिल गया है, जीवन की सच्चाई की प्राप्ति हो गई है। करता मुझको अमृत दान, जो मुझे अमरता का ज्ञान दे गया है और जो मुझे कुछ जीवन के बारे में सिखा गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।